नमस्कार, मैं हूं रानी रूहल और मुलाकात के हमारे आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे बांग्लादेश इलीगल माइग्रेट्स के बारे में और इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट श्री उपमन्यु हजारिका जी। उपमन्यु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। उपमन्यु जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बांग्लादेश इलीगल माइग्रेट्स पर एक कमेटी बैठाई है, उसके हेड आप हैं, तो ये कमेटी बैठाने की ज़रूरत क्यों बनी, ये कमीशन पूरी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और बांग्लादेश इलीगल माइग्रेट्स एग्जैक्टली है क्या? ये जो इमिग्रेंट्स का इशू है, बांग्लादेश से जो अवैध गैस घुसपैठ का जो समस्या है, वो अभी नहीं, बहुत सालों से 70-80 सालों से चल रहा है, स्वाधीनता के बाद भी चला है। अभी परिस्थिति ऐसी हाल तक पहुंची है कि अगर इस इशू को सुलझाया ना गया, टैकल ना किया गया इमिग्रेशन का, तो दो इंडिपेंडेंट स्टडीज़ है, तो कहते हैं कि 2040 या 2047 तक जो इंडिजिनस लोग होंगे वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। भारतवर्ष का पॉपुलेशन डेंसिटी है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, असम का है 397 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, बांग्लादेश का है 1222 पर स्क्वायर किलोमीटर। हाँ, मतलब 4 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर। तो उस ज़मीन के अनुसंधान में वो लोग आते हैं असम में, और इसके साथ एक पॉलिटिक्स भी जुटा रहता है। पॉलिटिक्स इस तरह होता है कि वो लोग आते हैं तो वोटर इलेक्टोरल रोल वगैरह में अपने आप को एनरोल कर लेते हैं, तो उस वजह से एक अपना एक पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी बन जाता है, और पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी बन जाता है तो उस वजह से जो एक सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बार बार यही कहा है कि देयर आर वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट विच इनकरेज इमिग्रेशन। तो इस वजह से इनको निकालना भी, हालांकि 30 साल हो गया जो असम अकॉर्ड किया था, 1985 में असम अकॉर्ड किया था, 2000 अभी 30 साल हो गया 2015 में। 30 साल में केवल 2,500 बांग्लादेशी ही आइडेंटिफिकेशन होकर डिपोर्ट हुआ है। हालांकि अगर आप देखें, और ये केंद्रीय यूपीए सरकार ने खुद कहा था पार्लियामेंट में 2014 जुलाई में पार्लियामेंट में श्री प्रकाश जायसवाल जी का स्टेटमेंट था कि 2001 सन में 50 लाख अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ असम में थे, और 2001 में असम का जनसंख्या था 2 करोड़ 60 लाख। आपके मतलब यही है कि 20% जो असम का जनसंख्या है वो बांग्लादेश है। और इसका आपका जो पॉपुलेशन ट्रेंड से है, डेमोग्राफिक ट्रेंड से भी पता चलता है। ज़्यादातर बांग्लादेशी जो आता है वो मुस्लिम होते हैं, तो आपका जो प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम ग्रोथ होता है, परसेंटेज, उसे पता चलता है। अगर 71 जो कट ऑफ डेट है, जिसके बाद सारे बांग्लादेशी को अवैध मानकर उनको वापस किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। 71 में असम में जो मुस्लिम पॉपुलेशन था 24.56%, 2001 में हो गया 30.9%, 2011 में 34.23%, वो आपके लोकपियल के हिसाब से है, सेंसस के हिसाब हमने जो कैलकुलेशन लगाया था 34.71% है। तो समस्या इसीलिए है क्योंकि समस्या का समाधान नहीं किया गया। जैसे कि अभी आपने कहा कि लैंड के लिए सब ज़्यादा ये इंडिया में आते हैं, तो सिर्फ एक लैंड ही एक रीज़न है या कोई और पॉलिटिकल रीज़न भी है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी रिकॉर्डेड है कि दे आर वेस्टेड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एलिमेंट्स विच एनकरेज माइग्रेशन। और ये पॉलिटिकल रीज़न ये है कि ये वोट बैंक है, अपने आप में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि इतने सबसे आसान चीज़ होता है आपको वो इलेक्टोरल रोल में आपको नियुक्ति करना। आपके पास एक आईडी प्रूफ हो जाता है, अगर आपके पास वोटर आईडी, आप इंडिया के सिटीजन प्रूफ हो जाता है। और एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूँ, गुवाहाटी के पास एक मंगलडई करके जगह है, वो एक पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी भी है, उनमें उस जगह में 26,000 एकड़ जो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, आरटीआई करके कई एक्टिविस्ट ने सरकार से तथ्य लिया that land is under encroachment। 26,000 एकड़ जो ज़मीन है अंडर इंक्रोचमेंट है, वहाँ करीब आपके 25 से 30,000 वोटर हैं, मतलब करीब 1 लाख लोग आपके होंगे जो इंक्रोचर माना गया है। 1994 में इसी ज़मीन में जब पहले शुरुआत में इंक्रोचर्स आए थे, सरकारी डॉक्यूमेंट में कहा गया था कि ये इंक्रोचर्स नॉन इंडियंस है, नॉन सिटीजन्स है, इसीलिए उनको वहाँ से एविक्शन किया जाए। वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं किया। 94 में जो एविक्शन नहीं किया गया, वो अभी जाके 1 लाख हो गए। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जो सरकार खुद मानते हैं आरटीआई में कि ये ज़मीन, दिस लैंड इज़ अंडर इंक्रोचमेंट, उस ज़मीन में आपका 47 सरकारी स्कूल है
और वहाँ ग्रेजिंग रिजर्व है। ग्रेजिंग रिजर्व में किसी को पत्ता ही नहीं दिया सकता, मतलब किसी को ज़मीन का सेटलमेंट नहीं दिया सकता, उसमें 9 सरकारी स्कूल है। तो एवरीथिंग दैट इज विच इज़ इलीगल इज एक्सेप्टेड बिकॉज वहाँ 25,000 वोटर है और उस असेंबली कंस्टिट्यूंसी में आपके 1.5 लाख के करीब इलेक्ट्रेट होंगे, वोटर होंगे। अगर 25,000 को आप तो हो गया 16%, सिर्फ उसी 26,000 एकर्स में। बाकी पास के इलाके तो मैं छोड़ ही रहा हूँ जहाँ उन लोगों ने इंक्रोचमेंट किया। तो ये इतना मतलब एक इतना गंभीर परिस्थिति है, क्योंकि अगर आप 16% का आप एक सॉलिड एक वोट बैंक है, क्योंकि वो लोग इनसिक्योर हैं, उनको पता है कि अगर हम जो जिस रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट ने हमें बुलाया है, जिसने हमें बिठाया है, उनके साथ हम ना दें तो हमारा अस्तित्व ही यहाँ का में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए एक वोट बैंक के तहत वो 100% वोटिंग भी करते हैं, 100% उनका एक रिलायबिलिटी रहता है। तो इसीलिए उस वजह से ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स आके उभरा है। ये एक तरीके से इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ। बिल्कुल, क्योंकि ये तो एस्टेब्लिश है कि ये जो काफ़ी जो जिहादी टेररिस्ट है, जिहादी लोग हैं, वो का तो रूट तो आसाम से बांग्लादेश नेपाल तक भी वो लोग निकालते हैं, ऐसे कॉरिडोर निकालते हैं। तो वहाँ के जो ये बॉर्डर है यहाँ पर क्रॉस करना इतना इजी है, तो वो असम सिर्फ आके रुक जाते हैं या बाकी भी इंडिया में वो कहीं पे भी जा सकते हैं? अब मैं अखबार, आप लोग भी अखबार में पढ़ते होंगे, न्यूज़ चैनल में देखते होंगे कि हर जगह अभी बैंगलोर में हो गया है, जयपुर में लोग कहते हैं, बैंगलोर, जयपुर, नोएडा, हर पॉकेट्स में ये लोग घुस गए हैं। और मैंने कल ही अखबार में देखा है कि ये कोई बांग्लादेशी पासपोर्ट, इलीगल पासपोर्ट रैकेट आया निकला है वो मद्रास में आपका कोई बांग्लादेशी लोग भारतीय पासपोर्ट लगा। अभी जो आपने रिपोर्ट अगर जो दी है, उस रिपोर्ट में अभी आपने क्या क्या लिख के दिया है? 1951 को कट ऑफ मानकर एक डेट को लेकर जो इंडियन सिटीजन थे उसमें केवल उनके बीच ही और उनके लिए ही ज़मीन संरक्षित किया जाए। तो उससे क्या होगा, जो बांग्लादेशी आता है ज़मीन के लिए वो आएगा नहीं, क्योंकि उसको सरकारी सेटलमेंट नहीं मिलेगा। अगर उसको प्रूफ देना पड़े, कि उसको प्रमाण देना पड़े कि वो 1951 या 1951 से पहले उनके पूर्वज यहाँ हैं। दूसरा ये है जो ऑलरेडी आए हुए हैं उनको भी फिर क्या होगा, ज़मीन बेचना पड़ेगा तो वो लोकल लोगों के पास आएगा। क्योंकि बात ऐसी है कि बहुत सारे जो आपके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपके बहुत सारे जो जनजाति और जनगोष्ठी लोग हैं वो अपनी जगह में अल्पसंख्यक हो गए हैं। तो उसमें आपको वो वहाँ से शिफ्ट करके अंदर की तरफ, असम के अंदर की तरफ, जैसे मैं आपको धुबरी का उदाहरण दूँ। धुबरी में आपका मानिए जैसे कि मुस्लिम पॉपुलेशन अभी इस सेंसस में मेरे ख्याल से 70-80% तक आ गया है। पिछले सेंसस में 2001 में आपका 74% था। और जो इंडिजिनस लोग हैं, जो नॉन मुस्लिम्स है, जो हिंदूज है, क्रिश्चियंस है, वो तो उनका पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ है। तो इनका मतलब है कि एब्सोल्यूट नंबर्स में डिक्लाइन हुआ है। ऐसे गांव है तो वो अंदर आके की तरफ आ गए। तो अगर आप ज़मीन को संरक्षित करें वो, तो उस संरक्षण को एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बन जाएगा। क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट इसमें बहुत स्ट्रांग है और आप हर वक्त इनके खिलाफ आप जूझ नहीं सकते हो। तो अगर आप कानूनी तौर पर आप एक संरक्षण करें, एक तो वो है। दूसरा, आपको एक स्वतंत्र इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी करना चाहिए, जो हमने प्रस्ताव दिया है, सुप्रीम कोर्ट में रखा है। कोर्ट उसके ऊपर जो ऑर्डर्स है करेंगे, और केंद्रीय राज्य सरकार भी अगर चाहे तो करा सकते हैं। एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करना चाहिए कि ये जो बांग्लादेशी आते हैं वो किस तरीके से एक्स्टैब्लिश होते हैं, कौन उनका मदद करता है, आइडेंटिटी प्रूफ कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ सरकारी नौकरियाँ मिलती हैं। अगर वो आइडेंटिफिकेशन हो तब वो मदद करेगा जो ऑनगोइंग नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जो हो रहा है। क्योंकि जो अभी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का अपडेट हो रहा है उसमें सारे जो 100% एप्लीकेशन आए हैं, मतलब वह बांग्लादेशी ने भी अपनी एप्लीकेशन डाल दी। तो उसमें ये होगा कि जो बांग्लादेशी जो असली में जो स्वदेशी है और जो असली में जो विदेशी है उसको आप पृथक कैसे करेंगे। तो वो अगर हमें पता चले कि ये नेक्ससेस यहाँ हैं कि भाई ये आपका जो बांग्लादेशी है इस तरीके से वो इलेक्ट्रल वोटर आइडेंटिटी कार्ड लेता है, इस जगह से मिलता है, उस जगह से आता है, बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ से प्रयोग करता है, तो उसको अगर आप एलिमेंट्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या निरीक्षण में आपको बहुत सारा उसमें मदद आएगा। जी, वहाँ असम के जो नागरिक हैं उनका क्या कहना है इस विषय के बारे में? उनको क्या कुछ तकलीफ़ें वहाँ पर ये सब देखनी पड़ती हैं? क्योंकि बांग्लादेश जो है, वहाँ से जो लोग यहाँ पर आते हैं वो वहाँ पे रहते हैं, जॉब उनको दी जाती हैं, तो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है वो भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा है इन वजह से। अगर आपका मानिए मुस्लिम पॉपुलेशन अभी 34% है, 7-8% हमारे इंडिजिनस मुस्लिम है जो लोग हैं। ज़्यादातर जो माइनॉरिटी डेवलपमेंट स्कॉलरशिप है, ज़्यादातर नहीं, मोस्ट 99% ही पकड़ी, वो सारे बांग्लादेशी मूल के मुस्लिम लोगों को जाता है।
यू कैन स्टडी, क्योंकि वो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ हैं वहाँ जाते हैं। अपर असम के डिस्ट्रिक्ट जहाँ हमारे इंडिजिनस मुस्लिम रहते हैं वहाँ नहीं जाते। तो ये तो एज अ माइनॉरिटी जो मिलता है वो तो बेनिफिट वो है। दूसरी जो ज़मीन बेदखल करते हैं, ज़मीन लोगों से जो, क्योंकि क्या होता है ना, असम उस इलाके में एक तो आपका अपना ज़्यादातर ऐसे काफ़ी ज़मीन है जो 3-4 महीने फ्लड्स के नीचे रहता है, तो वो हमारे ग्रेजिंग ग्राउंड्स कहते हैं, उसमें ग्रेजिंग भी कहता है, 1-2 फसल भी आपको लग सकता है। ज़्यादातर लोग उस ज़मीन में रहते नहीं हैं, तो इसीलिए हम जो इंडिजिनस लोग हैं, जो लोकल पॉपुलेशन वो ज़मीन खाली छोड़ देते हैं उस समय, तो ये लोग आके उसको बेदखल कर लेते हैं। उसको बेदखल करके फिर उसके ऊपर बैठ जाते हैं, वो पानी में भी उसको कुछ नाव वाव बना के वो लोग रह लेते हैं। अब एक बार बेदखल कर लिया तो बेदखल कर लिया, तो उस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, और उन लोगों के लिए फिर वहाँ जो जब फ्लड्स आता है तो ये फ्लड रिलीफ वही लोग लेते हैं, फॉरेनर्स आते हैं उन जगह में, वो लोग फंड्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट की साइड से कि हम फ्लड इफेक्टेड लोग हैं, तो उसी को फ्लड इफेक्टेड दिखाते हैं। अलग अलग जगह में वो सरकारी ज़मीन जो ऊंचाई पे है जहाँ फ्लड इफेक्टेड नहीं आता, वहाँ जाके अलॉटमेंट लेते हैं। तो ये एक साइकिल चल रहा है वहाँ। तो मैंने इसीलिए एक प्रस्ताव भी दिया है इस मामले में कि ये जो 1971 से जो भी फ्लड इफेक्टेड या इरोजन इफेक्टेड लोग हैं, उनका जिनको अलॉटमेंट दिया गया है, उनका सबका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बिकॉज सरकार की खुद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कहा जाता है दैट फ्लड दे कम एंड फॉरेन नेशनल्स पोज एज फ्लड एंड इरोजन इफेक्टेड पर्सन्स एंड देयरफॉर गेट अलॉटमेंट ऑफ लैंड। आपको लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसको भी इतना ही सिक्योर कर देना चाहिए जितना कि इंडिया पाकिस्तान का है, इंडिया या चाइना का बॉर्डर सिक्योर है? असल में प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश हमारे साथ एक फ्रेंडली स्टेट है। जब आप फ्रेंडली स्टेट होता है, कोई आपका वो थ्रेट नहीं है दोनों तरीके से, ना बांग्लादेश को इंडिया से, ना इंडिया को बांग्लादेश से। जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म होता है वो उसी रूट से आते हैं, बांग्लादेश के इंडिया में घुसने के लिए ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है तो पूरा सील है। बांग्लादेश के साथ अगर बॉर्डर सील किया जाए तो वो एक समस्या का समाधान होगा। दूसरी बात यह है, ये जो कैटल स्मगलिंग है, कैटल स्मगलिंग ये ओपन बॉर्डर से बहुत माध्यम से असम के थ्रू जाता है। हमने एक ही सिर्फ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट देखा था, धुबरी में इस साल सितंबर अक्टूबर तक करीब 13 करोड़ ऑफ कैटल हैव बीन कॉट। कैटल क्या करते हैं ना, पानी में वो लोग चरा देते हैं, तो पानी में ही उनको, क्योंकि वो नदी वहाँ जाता है तो निकाल देते हैं उस तरह। तो हमारे जो BSF के हैं उनके मोबाइल बटालियंस होते हैं, तो वो मोबाइल बटालियंस वो लोग वहाँ रहते हैं तो उनको पकड़ लेते हैं। वो उनके हिसाब वो 25 to 30% वो पकड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पकड़ सकते। तो 13 करोड़ से मतलब है एक साल में मतलब 40-50 करोड़ का आपका कैटल स्मगलिंग वहाँ हो रहा है। एक दूसरा, इसके साथ एक और विषय जुड़ा हुआ है, और वो होता है फेक इंडियन करेंसी नोट स्मगलिंग। आपको पता है फेक इंडियन करेंसी नोट एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कैटल स्मगलिंग जो होता है वहाँ, कैटल स्मगलर वहाँ कैटल भेजता है, उनको जेन्युइन इंडियन करेंसी दिया जाता है और 2-3 गुना उसको फेक इंडियन करेंसी नोट दिया जाता है जो यहाँ सर्कुलेट करने के लिए। तो अगर बॉर्डर सील करना इसलिए भी ज़रूरी है, एक तो आपका जो इलीगल माइग्रेशन हुआ वो तो अपनी जगह है और वो भी सबसे बड़ा खतरा है, उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है आपका कैटल स्मगलिंग और आपका ये फेक इंडियन करेंसी नोट। अभी आपको लगता है कि ये जो कमीशन अभी बैठाई गई है इसके लिए बहुत देरी हो चुकी है, ये कुछ बहुत पहले हो जाना चाहिए था? जो पहले गवर्नमेंट थी सेंटर में, उनको ये स्टेप बहुत पहले ले लेना चाहिए था ताकि ये सब रुक सकता। जो आप कह रहे थे कि अभी लेट हो गया, क्या लेट तो हुआ ही है, 30 साल लेट हुआ है। मैं तो कहता हूँ 50 स्वाधीनता से लेट हुआ है, क्योंकि पहले जो आना नहीं चाहिए था वो आ गया, जो आना नहीं चाहिए था वो आ गया, उसके आपने रिकग्निशन स्वीकृति दे के आपने उसका फिर रिकॉर्ड भी किया, उसको भी आपने लागू नहीं किया। लेकिन अगर आपको अभी भी करना है, अगर हम सिंसियरली इसको करें, आइडेंटिफिकेशन करें, और ये प्रपोजल्स जो हमने दिया है, हमने काफ़ी सोचा मैं कि इसको थोड़ा इंप्लीमेंट करें, सिंसियरली अगर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस करें तो अभी भी बहुत कुछ बच सकता है। उपमन्यु जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।